मैं मुकेश राघव आज एक नई वीडियो के साथ में। अब तक की वीडियो में मैंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अलग अलग वंशों के बारे में बताया। आज मैं दक्षिण भारत में जिन दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ मध्यकाल में, आज मैं उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो मेरा मन था कि मैं छोटी रखूँ, लेकिन दोस्तों इसमें इतनी ज़्यादा अतिरिक्त जानकारियाँ थी कि मुझे लगता है कि आज थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप अपना बहुत सी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने DLED सेकंड सेमेस्टर का भी एक कंटेंट है, जिसके माध्यम से आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। तो विजयनगर साम्राज्य जो तुगलक वंश में जिसकी स्थापना हुई मोहम्मद तुगलक के समय। मोहम्मद तुगलक मध्यकाल में तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, और उस समय जब अनेक विद्रोह हो रहे थे तो दक्षिण में दो भाई हरिहर और बुक्का थे। इन्होंने कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है साउथ में है, आप इसमें नक्शे में देखेंगे, एक स्वतंत्र राज्य की हम्पी नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बाद में उसको विजयनगर साम्राज्य में उसको बदल दिया गया। इसके साथ उसके बाद उन्होंने उत्तर दिशा में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी के बीच इस पूरे क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसका अगर कार्यकाल की बात करें तो 1336 में इसकी स्थापना होती है। पिछले साल राजस्थान में इससे संबंधित एक प्रश्न आया था कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है कब हुई, किन के द्वारा गई, इससे कई बार प्रश्न पूछे। तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नाम के दो व्यक्तियों ने की। इनके पीछे एक दिलचस्प स्टोरी भी है, लेकिन उस स्टोरी का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें 4 वंशों ने राज्य किया। ये प्रश्न बनता है यहाँ पे, इनके क्रम भी पूछ लेता है। संगम वंश, सालू वंश, तुलुम वंश, आरवीड वंश। संगम वंश है 1336 से 1485 तक रहता है। इसमें अनेक महान शासक होते हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। इसके बाद आता है सालू वंश जो 1485 से 1585 के बीच में है, और यानी कि 20 साल। और तीसरा है तुलु वंश 1505 से 1570, और चौथा है अरिवीड वंश जो 1570 से 1650। तो यहाँ देखते हैं हम जो सालू वंश है बहुत कम समय में कार्य कर पाता है, और जो संगम वंश है यहाँ इस विजयनगर साम्राज्य का एक प्रसिद्ध वंश है जिसके अनेक महान व्यक्तियों ने शासन किया। अनेक महत्वपूर्ण चीज़ें उनके कार्यकाल में हुई जिनका वर्णन हम आगे कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो संगम वंश है उसकी जो स्थापना इन्होंने 1336 में स्थापना की हरिहर और बुक्का राय ने। और हरिहर ने सबसे पहले राज तिलक करवाया अपना, और उसके बाद उसने अपने पुत्र के बजाय अपने भाई को राजगद्दी दी, और इसमें लगभग 20 साल हरिहर ने शासन किया और लगभग 20 साल बुक्का ने किया। उसके बाद हरिहर द्वितीय आता है, फिर विरूपाक्ष आता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और फिर आता है देवराय प्रथम जो इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है, और इसके बाद विजय राय और देवराय द्वितीय जो इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ, और अंतिम है मल्लिकार्जुन जो 1447 से 1465 तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कड़ी में मैं आपको आज महत्वपूर्ण बातें जो बताने जा रहा हूँ इसमें यह है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने एक अभियान किया था, कंपिल अभियान दक्षिण में, और इसमें क्या हुआ, हरिहर और बुक्का राय दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया। हुआ क्या था कि जो रुद्र प्रताप देव थे उस पे जब हमला बोला तो उसके ये जो दोनों सामंत थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके सामने कंडीशन रखी, उनको छोड़ दिया जाएगा यदि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो होता क्या, ये इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर से पलट जाते हैं, और ये जो पलटते हैं उसमें किसका प्रभाव रहता है, इनका गुरु विद्यारण्य
होते हैं जो इनको पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करते हैं और दक्षिण में आके ये एक हम्पी राज्य की एक नींव रखते हैं। और उसी वर्ष में तुंगभद्रा नदी, प्रश्न आ जाता है कई बार कि तुंगभद्रा किस नदी के पास में जो विजयनगर साम्राज्य, तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना होती है। और इन विजयनगर राज्य के अंदर जो वंश हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनका क्रम पूछ लेते हैं, तो संगम, शालू, तुलु, आरवीडू, ये आपको याद रहना चाहिए। ट्रिक आप अपने मर्जी से बनाए वो ज़्यादा याद रहती है। हाँ, हालांकि मैं भी बता सकता हूँ, जैसे 2 सह पहले हैं, सहसा, संगम, सालू, उसके बाद तुलु, आरवीडू। तो ये जो प्रथम वंश था वो संगम वंश था। और ये जिस शासक के जो सामंत थे वो थे रुद्र प्रताप देव। इसके बाद हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी हम्पी थी और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। इसके बात आती है कि आज भी हम विजयनगर साम्राज्य के जो वर्तमान जो अवशेष है वो कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं। तो हम्पी जो नगर है उसमें भी अभी वर्तमान में जब खुदाई होती हैं तो ये अवशेष हमें मिल जाते हैं, मिल रहे हैं, जिससे कि विजयनगर साम्राज्य की वैभवता का हमें पता चलता है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? संगम वंश था। इसके बाद आता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें कोई सिक्का चलता था। तो जैसे देखते हैं हम, अलग अलग शासकों ने अपने अपने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लक्ष्मी प्रकार के जो सिक्के थे वो मोहम्मद गौरी के समय चले थे। ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य में राष्ट्रीय सिक्का वरा था। वरा एक अवतार भी हुआ हिंदू धर्म में, तो हो सकता है उसी के नाम पे उन्होंने रखा। उसके बाद बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सी भाषा को ज़्यादा महत्व मिला? तो तेलुगु और तमिल और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं का महत्वपूर्ण विकास हुआ। इन तीनों भाषाओं संबंधित साहित्य का बहुत विकास हुआ। जो पहला शासक था वो हरिहर प्रथम था। और इसमें हरिहर प्रथम ने क्या किया कि जो पहले अपनी राजधानी उसने अनेगोंडी बनाया और उसके बाद उसने बाद में चेंज कर लिया सुरक्षा कारणों से। उसने विजयनगर फिर उसको राजधानी बनाया। उसके बाद हम देखते हैं तिरुमल आता है, जो आखिरी वंश है, वो अपनी इस राजधानी को फिर से चेंज कर लेते हैं और चेंज करने का कारण फिर से वही सुरक्षा है। उसके बाद चंद्रगिरी बनती है जो वेंकट द्वितीय के समय है। तो इसके बाद एक बुक्का प्रथम थे, यानी कि हरिहर के बाद जो उनके भाई जो शासक बने थे उन्होंने एक पदवी ग्रहण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि है सबसे पहले संगम वंश में किसने धारण की? तो ये बुक्का प्रथम थे। और इसके बाद बुक्का ने अपने भाई से जो राज्य लिया था उसको बढ़ाया और उसके काल में जो उसने अनेक विजयों के द्वारा अपना राज्य दक्षिण में रामेश्वर तक उसने पहुंचा दिया। इसलिए उसको दक्षिणी सागरों का स्वामी भी कहा गया है, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य की सीमाएं दक्षिण छोर तक पहुंचा दी। और इनके समय में एक तेलुगु भाषा के एक महान कवि थे जिनका नाम था नचन सोम। नोट कर लें, आप याद कर लें। संगम कालीन प्रश्न आ जाता है कई बार कि इस संगम काल में पहली बार एक दूत मंडल भेजा गया भारत से, पहली बार विदेश में, तो वो किस वंश के शासन में था? तो वो बुक्का प्रथम के समय में एक दूत मंडल चीन भेजा गया था। इसके साथ साथ उसने इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का जो एक मैसेज, भारतीय संस्कृति, रहन सहन, खान पान हमारा यहाँ विदेशों में भी पहुँचा। इसके बाद एक अन्य शासक हुआ
हरिहर द्वितीय, यानी कि बुक्का के बाद ये शासक हुए। इन्होंने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि ली, और इन्होंने जितना भी संपूर्ण जो दक्षिण भारत था उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। और अगला जो शासक होता है वो देवराव प्रथम है, और इसके काल में महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो ये है कि जो बहमनी जो राज्य होता क्या है कि बहमनी और विजयनगर, वास्तव में इन दोनों का संघर्ष होता रहता है, और इस संघर्ष की लड़ाई का जो विवरण है वही बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की कहानी है। तो देवराव प्रथम के समय जो बहमनी का शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया, और इसके बाद अब बात आती है कि देवराय प्रथम की। तो देवराय प्रथम के समय में एक इटली के एक यात्री थी निकोलो कॉन्टी। देखिए ये प्रश्न आया है बहुत बार, निकोलो कॉन्टी किसके कार्यकाल में या किस वंश के शासन के दौरान भारत में आया? तो निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में आया था। ये ऐसा मिस्टेक हो जाती है देवराय द्वितीय और प्रथम में। और इसके अलावा एक प्रश्न अभी आया था थोड़े दिन पहले, मुझे याद है कि गजबेटकर की उपाधि किस शासक ने धारण की, जिसमें विजयनगर के किस शासक ने धारण की? तो देवराय द्वितीय, जिन्होंने गजबेटकर, जिसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। इसके अलावा ये पहला शासक था जिसने मुस्लिम लोगों को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, और सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने जो तुर्क सेना के जो धनुर्धारी थे उनको भी अपनी सेना में भर्ती किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेवराय द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक था, और इसके समय में इस वंश ने अभूतपूर्व उन्नति की। इसके बाद जो महत्वपूर्ण दूसरा वंश आता है जो सबसे कम समय का होता है, सालू वंश, और इनके संस्थापक थे सालू नरसिंह। ये 1486 से 1505 यानी कि लगभग 20-19 साल रहा। और ये प्रश्न आ सकता है, बनता है कि सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालू नरसिंह थे। इन्होंने संगम वंश का जो आखिरी जो शासक था विरूपाक्ष, ये भी प्रश्न बनता है कि अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। उसकी हत्या उसी के पुत्र ने कर दी, और जिससे क्या हुआ, चारों तरफ अशांति और अराजकता का वातावरण फैल गया। और इसका फायदा किसने उठाया? उसके सेनापति नरसा नायक ने। और उसने क्या किया? साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, और सालू नरसिंह को राजगद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद इसका ज़्यादा इतिहास नहीं है। नेक्स्ट आता है तुलु वंश। तुलु वंश, इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, और इस वंश का जो महत्वपूर्ण जो नाम इसलिए आता है कि इस वंश में बहुत महान शासक हुए, जिसमें सबसे महान कृष्णदेवराय, जिसके बारे में हम तेनालीराम के बारे में और भी बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं इस शासक की, क्योंकि इसके समय में जो विजयनगर ने साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की थी। और तुलु वंश के जो संस्थापक थे वीर नरसिंह थे। और एक महत्वपूर्ण बात कि मुगल वंश का शासक बाबर ने बाबरनामा लिखी, और उसने एक दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण शासक का अपनी बाबरनामा में उन्होंने वर्णन किया है, और उस शासक को बहुत शक्तिशाली बताया। उस शासक का नाम है कृष्णदेव राय। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पे, कई बार आ रहा है बाबरनामा में किस दक्षिण भारत के शासक का बाबर ने जिक्र किया है। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी अमुक्त मालद्य, और इसने पुर्तगालियों के साथ एक संधि भी की पहली बार।
इसके साथ साथ इसने कुछ उपाधियां भी धारण की, आंध्र भोज, आंध्र पितामह। ये प्रश्न बनता है कि आंध्र भोज की उपाधि किसने सबसे पहले धारण की थी? तो आंध्र भोज की उपाधि धारण करने वाला शासक था कृष्णदेवराय। आंध्र पितामह, अभिनव भोज, ये सब उपाधियां थी। और इसके राज्य में 8 सर्वश्रेष्ठ अष्टदिग्गज बोला जाता है, कवि रहते थे, जो अपने विषय के महान ज्ञानी श्रेष्ठ कवि थे। इनमें एक पेडाना नाम के कवि थे, वो बहुत विद्वान थे, जो विख्यात थे, और इसलिए जो कृष्णदेवराय का जो काल है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। इसके साथ साथ कृष्णदेवराय ने अपनी पत्नी की याद में एक नगर भी बसाया, आसपेट नामक नगर। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है अमूल्यमाद, तो कई बार ये आता है कि ये प्रश्न कि अमूल्यमाद जो है वो किस भाषा में है? तो तेलुगु में है। आप याद रखना, तेलुगु, तमिल और संस्कृत 3 भाषाएं हैं, कभी आप इंग्लिश में ध्यान ना दें। ये जो इंग्लिश फारसी ऐसा कुछ नहीं था, तेलुगु और तमिल और संस्कृत 3 भाषाओं का ही विकास हुआ है। तो जो अमूल्य पाद की रचना है तेलुगु में उसकी भाषा थी। इसके साथ साथ कृष्णदेवराय ने एक अन्य ग्रंथ भी लिखा, जामवंती कल्याणम, और ये संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। और इसके साथ साथ इनके दरबार में एक तेनालीराम रहते थे, जिन्होंने पांडुरंग महात्म, पांडुरंग एक भगवान के ऊपर एक महात्म की रचना की। और प्रश्न ये आ जाता है कि जो कृष्णदेवराय थे वो किस महत्वपूर्ण, उत्तर भारत के किस महत्वपूर्ण शासक के समकालीन? तो वो किसके थे? बाबर के समकालीन थे। इनकी आय का मुख्य जो स्रोत था भूराजस्व, जिसमें भूमि से जो लगान प्राप्त होता है वही था। इसके साथ साथ इन्होंने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का जो अंतिम शासक था सदाशिव राय था। और सदाशिव राय जो शासक था उसमें उस जो वास्तविक शक्ति थी वो राम राय के हाथ में थी। इस काल में महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि एक राक्षस तंगड़ी, जिसको बन्नी हट्टी भी बोला जाता है, ताली कोट्टा भी बोला जाता है। तो पहला प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि ताली कोट्टा का युद्ध था क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहला था कि ताली कोट्टा के युद्ध के बाद ही विजयनगर का साम्राज्य का पतन होता है। और ताली कोट्टा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और 1665 में क्या हुआ था? याद होगा आपको, देखना आप, क्योंकि बहुत सी चीज़ें याद रखनी जरूरी है। तालीकोटा युद्ध में जो विजयनगर राज था उसमें नेतृत्व राम राय के हाथ में था। राम राय, और इसके साथ अगस्त में जो गोलकुंडा, बैमनी, बीदर, जो ये राज्य थे, अहमदनगर, ये जो राज्य थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन्होंने एक संघ बनाया। और ये संघ का नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया, जिससे इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि अकेला सबका सामना नहीं कर पाता है वो, और एक महान शासन का अंत हो जाता है। इसी समय जो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसके ए फॉरगॉटन एम्पायर, एक भूला हुआ साम्राज्य, एक पुस्तक की रचना की गई। और इस पुस्तक की रचनाकार कौन थे? सेवेल। तालीकोटा युद्ध के बाद जो सदाशिव है ने तिरुमल के सहयोग से जो राजधानी का फिर परिवर्तन किया। और इसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं इस वंश का भी शासन का
इस वंश का भी अंत हो जाता है और एक नए वंश का उदय होता है अरावीडु। और अरावीडु वंश है 1570 से 1652, जिसको कर्णाट राजवंश भी कहते हैं। इसमें जो सदाशिव राय है वो इतना ज़्यादा शक्तिहीन हो गया था कि तिरुमल ने उसको अपदस्थ करके पेन्नुगोड़ा में ये दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश की स्थापना की। और पेन्नुगोंडा इस वंश की, अपने वंश की, इसको राजधानी बनाया। देखिए मैंने ऊपर शॉर्ट रूप में बताया है, तिरुमल 1570 से 1572, लगभग 22 साल। उसके बाद श्रीरंग आए, फिर वेंकट प्रथम आए, फिर श्रीरंग प्रथम, फिर रामदेव, फिर वेंकट द्वितीय, फिर श्रीरंग द्वितीय। तो इस प्रकार से ये चौथा वंश आरंभ होता है। और एक प्रश्न बनता है कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद एक विदेशी यात्री आए थे और इस यात्री का नाम क्या था, तो सीजर फ्रेडरिक। और जो तिरुमल था उसने अपनी राजधानी किसको बनाया, पेन्नुकोंडा को। तो ये प्रश्न आ जाता है कि ये चौथी और अंतिम राजधानी थी। और इससे पहले आपने देखा ही होगा चेंज हुई है 2 बार, तो हरिहर के समय हुई। इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था वेंकट द्वितीय था, और इसके बाद श्रीरंग जो द्वितीय है वो अंतिम शासक था। इसके साथ साथ इसके काल में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिसमें मद्रास पट्टनम था जहाँ अंग्रेज़ों को दुर्ग बनाने की जो स्वीकृति मिली, इसी के काल में हुई। जो कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज बना वेंकट द्वितीय के समय में। और इसमें इसके समय में जो कालीकट जो बंदरगाह था वो महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अब विजयनगर के साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी, कुछ चीज़ें हुई, तो वो मैं बता रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य की जो वास्तु कला की जो शैली थी उसको मधुरा शैली कहते थे, और इसकी जो चित्रकला थी वो लिपाक्षी कला कहलाती थी। इसके साथ साथ जो भी सेना नायक और प्रांतपति होते थे उनको क्या कहा जाता था, नायक। इसके साथ साथ स्थानीय जो प्रशासनिक जो संस्थाएं थी सभा और नाडु कहलाती थी। ये प्रश्न आ जाता है कि सभा और नाडु क्या हैं, तो ये विजयनगर साम्राज्य का जो स्थानीय प्रशासन था उसकी संस्थाएं थी। विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली जो चीज़ थी वो थे घोड़े। इसके साथ साथ आयंगर, आज भी हम देखते हैं रामानुज अयंगर, इनके नाम सुनते हैं। तो एक्चुअली में आयंगर थे, एक अधिकारियों का एक ग्रुप था, उनको आयंगर कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य की अगर कृषि उत्पादन के रूप में पूछे तो वहाँ काली मिर्च का अत्यधिक उत्पादन होता था। और जहाँ विजयनगर और बैमनी दोनों राज्य बार बार लड़े, उस जगह का नाम रायचूर जो दोआब क्षेत्र जो 2 नदियों के बीच में है। इसके अलावा विजयनगर राज्य क्योंकि व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, तो ऐसी अवस्था में वहाँ विदेशी मुद्राएं भी चलती थी। आपने देखा होगा कि कुछ विदेशियों को भी उन्होंने व्यापार करने की अनुमति दी थी। इसलिए पुर्तगाली सिक्का क्रूजाडो भी उस समय चलता था। एक फारसी सिक्का था जिसको दिनार कहा जाता था। इटली की कुछ एक मुद्रा थी जिसको फ्लोरिन डुकेट कहा जाता था। इस प्रकार से इसके साथ साथ एक जो युद्ध में जो वीरता दिखाते थे जो सैनिक, जो परिवार, उनको राज्य की तरफ से कुछ भूमि दी जाती थी। और इस भूमि को जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर सल्तनत काल में भी जो भूमि अलग अलग प्रकार की हैं, मुगल काल में भी हैं कि मतलब केंद्रीय नियंत्रण में, तो उसी प्रकार से जो
विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिक थे उनको रक्त गौड़ के जो बोला जाता, जिस भूमि को दिया जाता था। इसके साथ साथ इसकी जो मुद्रा थी विजयनगर साम्राज्य की, वो क्या थी? पैगोडा। पैगोडा आपने और भी नाम सुना होगा। और इसकी जो मुद्रा अभी मैंने बताया था कि वरा प्रकार की मुद्रा थी, और मनुष्य का भी क्रय विक्रय होता था, जिसमें वेश वग कहा जाता था। अब शॉर्ट में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कुछ विदेशी यात्री आए विजयनगर साम्राज्य में, उन्होंने अपने ग्रंथों में विजयनगर साम्राज्य की अपनी यात्रा वृत्तांतों में वर्णन किया है। तो ये अलग अलग शासकों के टाइम में आए, जिसमें निकोलो कॉन्टी जो इटली के थे, देवराय प्रथम के समय में आए। अब्दुल रज्जाक बताता है कि मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे उच्च कोटि की 300 बंदरगाह थे। तो इन 300 बंदरगाह का उसने अपने संस्मरण में वर्णन किया है अब्दुल रज्जाक ने। ये देवराय द्वितीय के समय में आए। इसके बाद बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री थे वो कृष्ण देवराय के समय में आए। डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाली थे, ये भी कृष्ण देवराय के समय में आए। इसके अलावा एक घोड़े का व्यापारी था, अभी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा घोड़ा आयात किया जाता था, तो नुनीज था जो कि पुर्तगाली था, अच्युत देवराय के समय में आया। इसके साथ साथ निकतिन एक रूसी था, ताऊ उज्जुद्दीन फिरोज के समय में ये आया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये एक महान साम्राज्य था। हम देखते हैं धीरे धीरे इसका विघटन हो जाता है। विघटन का अगर महत्वपूर्ण कुछ कारण रहे होंगे तभी इसका पतन हुआ होगा। तो सबसे पहले हम विजयनगर राज्य की पतन के कारणों की बात करें तो इसका कारण ये था कि ये सदैव अपने पड़ोसी राज्यों से झगड़ा करता रहा, जिससे क्योंकि लड़ाई हमेशा शक्तिहीन बना देती है। तो धीरे धीरे ये साम्राज्य जिस तेज़ी से बढ़ा था उसी तेज़ी से धीरे धीरे इसकी शक्तिहीन होती गई, ख़त्म होता गया। इसके साथ साथ इस काल विजयनगर में जो भी शासक बने वो निरंकुश थे, जनता से जुड़ नहीं पाए। हुआ क्या है कि जब अंतिम समय हुआ लड़ाई का तो आम जनता ने भी इनका साथ नहीं दिया और वो लोकप्रिय नहीं थे जनता के अंदर। हालांकि व्यक्तिगत रूप में उनकी अनेक उपलब्धियां थी, लेकिन जनता में भी लोकप्रिय होना बहुत ज़रूरी एक शासक का। इसके साथ साथ कृष्ण देव राय के बाद उसका भतीजा जैसे अच्युत राय गद्दी पर बैठा, वो कमज़ोर था, और जब गृह युद्ध छूट गया तो फिर गुटबंदी होने लगी। इसके साथ साथ जिस समय विजयनगर साम्राज्य में गृह युद्ध था उसी समय में उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति तथा बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। गजपति हार कर लौट आया, पर आदिल ने रायचूर मुदगल के किलों पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए गए। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों ने भी एक संघ बना लिया, और संघ जब ये इतना बनाया तो अकेला पड़ गया विजयनगर, और अंतिम उसका परिणति यही हुई कि उस साम्राज्य को ध्वस्त हो गया। इसके साथ साथ तालीकोटा के पास हट्टी में मुस्लिम संघ तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ, इससे राम राय मारा गया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों ने धीरे धीरे उस राज्य को हथिया लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक अंतिम हिंदू साम्राज्य जो था उसका अंत हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कोशिश की है कि इसमें कोई किसी प्रकार के प्रश्न ना छूटें। मैंने सभी तरह के प्रश्नों को इसमें इन्वॉल्व किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। आप इसको ध्यान से भी सुने भी गए तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इसलिए मैं ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कृपा करें इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।